हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन करना है तो उसके दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल और एनालिटिकल। ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं समझाऊंगा। तो ग्राफिकल मेथड आज हम लोग फुल को यहाँ कवर करने वाले हैं। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। अगर इनका आइडिया नहीं है तो आप जाके बुक से पढ़ लें, या फिर इसका फर्स्ट वीडियो, दिस इज सेकंड वीडियो, सो फर्स्ट वीडियो आप देख कर आओ तो थोड़ा समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बच्चों, वेक्टर के एडिशन के लिए अलग मेथड क्यों निकालना पड़ा? सबसे पहली बात, क्योंकि वेक्टर में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी का बताया था कि 2 kg मैंगो में 3 kg मैंगो ऐड करना है, तो आप सिंपली ऐड कर देते हो। जो नॉर्मल एडिशन होता है 2 + 3 = 5 kg मैंगो। बट वेक्टर में डायरेक्शन होने के चलते, डायरेक्शन होने के चलते नहीं ऐड कर सकते इस तरह से। उसके ऐड करने का प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर है? तो उसके लिए दो मेथड है। तो हेडिंग लगाते हैं यहां पे, एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। अब बच्चों, ये बात तो हम जान ही चुके हैं कि वेक्टर में ऐड मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके दो मेथड निकले बच्चों। फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड, या फिर इसको आप ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोल सकते हो। इसका एक और नाम है हेड टू टेल मेथड। ये हेड टू टेल मेथड क्यों कहा जाता है बच्चों, ये समझाऊंगा। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल क्या है मेथड, ये भी समझाता हूं मैं आपको। सेकंड मेथड जो होता है बच्चों, एनालिटिकल मेथड। ये दो मेथड है। अब इसको समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, ग्राफिकल मेथड को। ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास एक फार्म है, सपोज आपके पास एक फार्म है, खेत, समझ रहे हो, खेत। तो ये कोई फार्म है जिसका शेप राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह इसका शेप है। अब आपको ये डिस्टेंस पता है बच्चों, सपोज ए बी सी है, तो आपको ये डिस्टेंस पता है, दिस इज 3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस पता है 4 किलोमीटर। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है या मेजर करना है। तो अब 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, इसको क्या आप मेजर करने जाओगे? तो इसके लिए दो मेथड निकले। पहला मेथड तो आप जानते ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लो। तो उसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। क्या करना है? कैलकुलेशन। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कैलकुलेट करना है। तो इसका निकाला हमने √4² + 3²। बच्चों वाली बात है, आपको पता ही है सब, बट समझा रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड में डिफरेंस क्या है। और आज हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, वही समझा रहा हूं। यहां से निकल गया है बच्चों 5 किलोमीटर। ये क्या हुआ? आपने कैलकुलेशन किया। इसको बोलेंगे एनालिटिकल मेथड, जहां पे हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसको भी समझते हैं। जैसे आपने एक पेन पेपर लिया, ठीक है, ये पेपर है, और आपने क्या किया, आपके पास स्केल होगा 15 सेंटीमीटर का और 30 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, नॉर्मल स्केल। उस स्केल से आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एक मेजरमेंट मान लिया। कितना होता है? तो आप इस 3 किलोमीटर को यहां ड्रॉ करोगे, तो कैसे ड्रॉ करोगे? 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, स्केल को ऐसे रखा बच्चों, और 3 सेंटीमीटर देख लिया, ड्रॉ कर दिया। अब फिर ए बी ड्रॉ हो गया, बट इसका रियल यहां पे क्या है बच्चों? 3 किलोमीटर को हमने यहां पे 1 किलोमीटर को 1 cm मांगना, तो 3 किलोमीटर यहां पे 3 cm हो गया। अब उसके बाद क्या किया, बी पे प्रोटेक्टर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है,
तो ऐसे राइट एंगल कर दिया, खींच दिया एक लाइन। इस पे 4 किलोमीटर हमें बनाना है, तो 1 cm इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर के लिए कितना cm काटना होगा? 4 cm। यहां से 4 cm कट कर दिया, ठीक है। इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया C। जब इसको हमने स्केल से फिर मेजर किया बच्चों, सपोज ये डस्टर जो है ये स्केल है, ऐसे मेजर किया ऐसे, तो देखा ये कि 5 आया, 5 cm आया। सो 1 cm इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 5 cm इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो यहां से हमें निकल गया कि ये 5 किलोमीटर है। अब हमने यहां पे क्या किया? यहां पे हमने ज्योमेट्री की यूज की, ज्योमेट्री का यूज हुआ यहां पे एक्स वाई जेड ऐसे एक्सिस होते हैं, तो एक्स वाई एक्सिस ले लो, इस पे यहां पे ऐसे बना दो 3 cm, फिर यहां पे एक राइट एंगल बना दो, फिर 4 cm इसमें देख के यहां से काट दो, फिर ऐसे ज्वाइन कर दो, तो आपको पता चलेगा ये 5 cm है। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे ज्योमेट्री की यूज कर रहे हैं और स्केल को छोटा कर लिया हमने। 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मार के पेपर पे ही निकाल लिया कि ये डिस्टेंस कितना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन यहां हमने किया नहीं किया, हमने तो इसको स्केल से मेजर किया। तो इसी को बोलते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। हेड टू टेल मेथड क्यों बोलते हैं समझाता हूं आगे, ठीक है। इतना समझ गए, इसको मिटाता हूं। अब बच्चों ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जो पिछले क्लास में मैंने बताया है। थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं आपको फिर से कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे बच्चों, एरो से, जिसमें ये जो टेल होता था, ये टेल, ये होता था मैग्नीट्यूड, ये होता था मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो होता था जिसको टिप या हेड बोलते थे वो होता था डायरेक्शन, ठीक है। किसी वेक्टर को ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते थे। अब क्या करेंगे बच्चों, सेम प्रोसीजर हम ऐसे ही करेंगे। जिसका ये टेल बड़ा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, जिसका टेल छोटा उसका मैग्नीट्यूड कम। एक कंपैरिजन मैंने कराया था, वो कंपैरिजन यहां पे लगेगा कि जिसका भी टेल ज्यादा होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैंने बताया था। तो अभी एडिशन करना है दो वेक्टर का सपोज, तो इसके लिए आपके पास 3 लॉ हैं, बताता हूं। फर्स्ट लॉ इज ट्रायंगल लॉ। सेकेंड लॉ है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ। एक्चुअली लॉ क्या है, ये मेथड है, एक तरह से मेथड ही है। थर्ड पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ बोलो या मेथड बोलो, पैरेललोग्राम लॉ बोलो या मेथड बोलो, ट्रायंगल लॉ बोलो या मेथड बोलो। लॉ इसलिए क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से नियम बनाए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों जो लॉ हैं, ये जब 2 वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, जब केवल 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर आया, तो ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो ये दोनों रूल को लगाएंगे, फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे, 2 क्यों रूल बना दिया गया, तो ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन होता है पैरेललोग्राम लॉ। मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। पॉलीगॉन लॉ कब है, जब 2 से ज्यादा, मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, जब मोर देन 2 वेक्टर्स को हम ऐड करना होगा तो हम पॉलीगॉन लॉ लगाएंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब शुरू करते हैं कि ट्रायंगल लॉ कैसे ग्राफिकल मेथड में हम कैसे इसको करेंगे। चलो समझते हैं इसको। अब बच्चों समझते हैं ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल समथिंग ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। ये ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स होते हैं, और हम वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं। कितने वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, 2 वेक्टर का, a प्लस बी। तो डेफिनेटली इन दोनों को ऐड करने से, 2 वेक्टर को ऐड करने से तीसरा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर ही होता है,
ठीक है, इस बात को नोट कर लो, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर को जोड़ने से, दोनों वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर के एडिशन से तीसरा वेक्टर जो आता है बच्चों वो भी वेक्टर ही होता है। यहां तक बात समझ में आई? अब ये ए बी आर ये तीनों किसी ट्रायंगल के तीन साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आई बात? अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा ए होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा आर होगा, तो उसके लिए रूल को समझना होगा। तो जैसे ए प्लस बी इक्वल टू आर करना है बच्चों आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सपोज मैं पहले रिप्रेजेंटेशन बना दे रहा हूं इसका। सपोज ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, इसका एंगल ये थीटा है, ऐसे कोई वेक्टर है। इन दोनों को ऐड किया, ए प्लस बी आर रिजल्टेंट वेक्टर आया। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? अब इसको लगाना कैसे है, इसको ट्रायंगल कैसे बनाना है वो बता रहा हूं। तो ए प्लस बी है बच्चों, तो सबसे पहले ए बना दो, ए बना दिया। ए में कहा, यहां टेल है और यहां हेड है। अब बी बनाना है, तो बी को क्या करना है बच्चों कि बी का जो टेल है वो ए के हेड से ज्वाइन होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो इस बात को, जो मैं बोल रहा हूं हमेशा ध्यान रखना। ट्रायंगल लॉ में ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन करेगा, ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन करेगा। तो समझो ये सेम ऑर्डर में हो गए, सेम ऑर्डर में। तो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो ऐसे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर में इस तरह से आप बोलोगे कि होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसी में रिजल्टेंट जो होता है बच्चों वो अपोजिट ऑर्डर का होता है। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये हुआ बच्चों ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अगर इसको लिखना है तो रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि कैसे लिखोगे, ए बी वेक्टर, जिसको ए वेक्टर में मान रहा हूं यहां पे, बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर में ए क्या होता है, टेल होता है और बी हेड है। देख लो यहां पे ए टेल है और बी हेड है। ऐसे ही लिखते हैं वेक्टर को, जो टेल होता है वो पीछे और हेड होता है वो आगे लिखते हैं। बीसी में बी क्या है, यहां देखने से ही पता चल रहा है कि बी टेल है और सी जो है हेड है। तो ये आएगा बच्चों ए सी वेक्टर। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जब भी किसी दो वेक्टर का आप सम कर रहे हो, जब भी किसी दो वेक्टर का सम कर रहे हो, तो हमेशा उसका ऑर्डर जो होगा सेम होगा, सेम ऑर्डर में उसको ऐड करोगे। जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी ऑर्डर में नहीं होगा, वो उसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। बात मेरी समझ में आई? चलो फिर से एक बता दे रहा हूं, फिर से इसको समझा रहा हूं। पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स will represent two sides of a triangle and taken in same order। सेम ऑर्डर का मतलब आप समझ गए क्या होगा, ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन होगा, एक ही ऑर्डर में होगा। फिर बी, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड will be taken in opposite order। जो मैं बात लिख रहा हूं उसको फिर से समझा रहा हूं, ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर से समझाता हूं। सम ऑफ टू वेक्टर्स will represent
टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे ये एक ट्रायंगल हमारा बना था अभी, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, जिसका ये एंगल जो था बच्चों वो थीटा था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू वेक्टर्स विल रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा एंड टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लिया जाएगा, मतलब ऐसे और ऐसे, ये देखो सेम ऑर्डर है, ऐसे जा रहा सेम ऑर्डर, जैसे ये गया फिर इसको इसी ऑर्डर में, इसके अपोजिट ऑर्डर में इसको नहीं लिया गया। अपोजिट ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, जैसे ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे ले लिए, इसके अपोजिट ऑर्डर हो गया। सेम ऑर्डर क्या है, मतलब सेम ऑर्डर में लिया गया, सेम ऑर्डर है, तो देखो ये सेम ऑर्डर है, एक दूसरे को ज्वाइन करते जा रहे हैं, सेम ऑर्डर, तो ये हुआ सेम ऑर्डर में। बट रिजल्टेंट जो आएगा विल रिप्रेजेंट, विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा रिजल्टेंट, एंड विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था बट ये अपोजिट ऑर्डर लिया जाएगा। समझ में आ गया, तो ये रिजल्टेंट है और ये ए है और ये बी है। समझ में आ गई बात। अब ग्राफिकल मेथड में इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है कि ग्राफिकल मेथड में कैसे करेंगे। जैसे आपको दो वेक्टर है, ये नोट कर लिया बच्चों, समझा दिया हूं ऑलरेडी, ऐसा नोट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको ये लॉग कैसे यूज करना है। मैंने समझाने के लिए दो पार्ट में समझा दिया इसको। ठीक है, जैसे आपके पास बच्चों एग्जांपल देता हूं इसका, ये कोई फोर्स है 5 न्यूटन और ये है कोई फोर्स 30 डिग्री पे 4 न्यूटन, ऐसा कोई फोर्स है। तो फोर्स कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो बच्चों बोल रहा है कि इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। क्यों ऐड कर रहे हैं बता देता हूं इसका रीजन। जैसे ये एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स यहां लग रहा है ऐसे 5 न्यूटन का, देखो सेम डायरेक्शन में, और एक 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, यहां से लगा दो, दिस इज 30 डिग्री 4 न्यूटन। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब कैसे मूव करेगा। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे समझ में आपको आएगा। ये कोई ब्लॉक है और इसको आप इधर से खींच रहे हो रस्सी से, और इसको एक आपका जो दोस्त है वो भी खींच रहा है इधर रस्सी से, दोनों सेम पावर के बच्चे हो। तो आप देखोगे ना ये ब्लॉक इधर आ रहा है ना ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इधर। क्यों, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट होता है। तो इन दोनों वेक्टर का जब समेशन आप करोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो इसीलिए हम लोग एडिशन कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पे एडिशन करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, इन दोनों वेक्टर को एडिशन करना है, इसी को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब एडिशन करते हैं बच्चों। 5 न्यूटन जो है सबसे पहले ले लेते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, तो 1 cm इज इक्वल टू 1 न्यूटन ले लो। आप सेंटीमीटर नहीं लेके मिलीमीटर भी ले सकते हो, या फिर 1 न्यूटन इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, स्केल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब 5 न्यूटन को मैंने ऐसा बनाया पहले, तो 5 न्यूटन बनेगा कितना, 5 सेंटीमीटर बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर मैंने ऐसे खींच ली लाइन किसी पेपर पे। अब बच्चों 4 न्यूटन, यहां से इसको ऐड करो, इसका डायरेक्शन ये है, इसका टेल इसके हेड से मैच करना चाहिए क्योंकि इन दोनों का ऐड हो रहा है, तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, दोनों सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखो दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये हो गया 4 न्यूटन और ये है 5 न्यूटन। बच्चों ये एंगल जो है यहां, ये है 30 डिग्री। अब यहां पे थोड़ा सा समझना बात को, तो जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर होगा, ट्रायंगल लॉ से तीसरा साइड होता है रिजल्टेंट, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, ये होगा, ये थीटा जो होगा ये इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन एक्चुअली ये है, बट उसको बताने के लिए हम बताएंगे कि ये थीटा एंगल इससे सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन होगा इसका।
अब बच्चों इसका ऑर्डर जो होगा वो इन दोनों के ऑर्डर से, देखो इसका ऑर्डर ऐसे है, इसका ऑर्डर ऐसे है, तो सेम ऑर्डर है, मैं ऐड किया दोनों को, यहां तक तो ठीक है। रिजल्टेंट जो आएगा क्या इसी ऑर्डर को फॉलो करे आगे? नहीं, उसका अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। तो अपोजिट ऑर्डर मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये दोनों को ऐड करना है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, 5 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर यहां कर दिया, 30 डिग्री जो है वो प्रोटेक्टर से यहां पे एंगल देख के और 4 न्यूटन यहां पे बना दिया। 4 न्यूटन कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर बनाया, फिर 4 सेंटीमीटर बनाया, ऐसा बनाया। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? ये होगा। तो इसको क्या किया, यहां से यहां ज्वाइन कर दिया। अब इसको स्केल से मेजर कर लिया, स्केल से मेजर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगी। तो वो हुआ उसका मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है। 4 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों, जो हम स्केल से, जैसे स्केल को यहां पे रखे ऐसे और मेजर कर लिए कि उसका लेंथ कितना है। मान लिया कुछ सेंटीमीटर आया, सपोज मान लिया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 7.2 सेंटीमीटर आया। तो इसका मतलब है कि बच्चों 7.2 न्यूटन आ गया। ये फोर्स हुआ, रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इन दोनों के बीच का एंगल देख लिया प्रोटेक्टर से, तो वो एंगल जो होगा इसका डायरेक्शन होगा। सपोज इसका एंगल आ गया आपको 22 डिग्री विथ ए बी, ये वाला जो आपका फोर्स है इससे 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लिए। किस मेथड से निकाले? ग्राफिकल मेथड से। क्या आपने कैलकुलेट किया यहां साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगाया फॉर्मूला? कुछ भी नहीं लगाया, आपने ग्राफिकल मेथड से इसको निकाल दिया। तो ये हुआ बच्चों ट्रायंगल लॉ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। बच्चों जो हमने ट्रायंगल लॉ यूज किया था वो भी दो वेक्टर को सम करने के लिए यूज किया था, एडिशन करने के लिए। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो भी दो वेक्टर के सम के लिए हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे बताता हूं। यहां पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो जाएगा, ध्यान देना क्या होगा। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए वेक्टर, और आपके पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। सपोज ऐसा वेक्टर था। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया था, इसको उठा के यहां पे रख दिया था। बी का जो हेड रहेगा वो ए के टेल से मैच करेगा, ज्वाइन करेगा दोनों। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, ए प्लस बी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का जो टेल है उसी से बी के टेल को मैच करा दिया। ए के टेल से बी के टेल को ज्वाइन करा दिया। देखो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे डिफरेंट हुआ था, दोनों कंफ्यूज मत होना। ए को यहां पे पैरेलल शिफ्ट मारा, ट्यू यहां पे पहुंच गया। अब इसका जो टेल है वो बी के हेड से मैच कर रहा है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ऐसे कोई वेक्टर है। यहां पे हमने क्या किया, इसी को उठाया यहां से और यहां शिफ्ट कर दिया, फॉरवर्ड आफ्ट शिफ्ट बताया था मैंने, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कर दिया। यहां पे बच्चों दोनों का टेल ज्वाइन कर रहा है, टेल ज्वाइन कर रहा है। अब हम समझ लेते हैं बच्चों पैरेललोग्राम क्या होता है। जिसको नहीं पता है मैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम समझा देता हूं आपको। पैरेललोग्राम होता है बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये होगा ए बी सी डी के पैरेलल होगा, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ऐसा होता है, ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं कि ये एंगल और ये एंगल, जैसे ये थीटा है तो ये थीटा होगा, सेम होगा, और ये एंगल एडीसी एंगल और एबीसी एंगल ये दोनों सेम होंगे, थीटा वन थीटा वन। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। अब यहां पे हम बच्चों पैरेललोग्राम बनाते हैं, मैं पूरा मेथड समझाऊंगा कि क्यों पैरेललोग्राम बना रहे हैं। पैरेललोग्राम हमने बना दिया ऐसे, ये मेथड बता रहा हूं, और ये पैरेललोग्राम ऐसे बन गया,
ए वेक्टर बी वेक्टर पता था हमें, पैरेललोग्राम हमने बना दिया। तो बोला बच्चों कि इसका जो कॉमन डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ए प्लस बी, बड़ा बड़ा लिखता हूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा। ये बोलता है पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जिस दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं उसको टेल से टेल मिलाना है, ताल से ताल मिला देना है, यहां टेल टू टेल मिला देना है। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे, हेड टू टेल मेथड यूज कर रहे थे। उसमें बी के हेड पे ए को ज्वाइन करा दिया, तो ए का टेल और बी का हेड ज्वाइन कर रहा था ट्रायंगल मेथड में। इसमें ताल से ताल मिला देना, पैरेललोग्राम लॉ, ताल टू ताल मतलब टेल टू टेल मिला देना है। समझ में आ गई बात? अब देखो बच्चों, ये आर का तो मैग्नीट्यूड निकला, ये आर का मैग्नीट्यूड निकला। अगर आर का आपसे डायरेक्शन बोलता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर बनेगा ए प्लस बी वेक्टर को अगर ज्वाइन करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आर वेक्टर होगा, आर भी वेक्टर ही होगा रिजल्टेंट। तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो चलो यहां से ये पता चल गया मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो एंगल है बच्चों अल्फा जो बी के साथ बना रहा है वो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। बच्चों ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ को एक्सटेंड किया गया है। फिर से बोल रहा हूं, ये ट्रायंगल लॉ को एक्सटेंड किया है। कैसे एक्सटेंड किया है मैं बताता हूं आपको। यहां लिख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब एक चीज बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए को मारा शिफ्ट यहां पे, ए को मारा शिफ्ट यहां पे पैरेलल शिफ्ट, तो क्या बनेगा बच्चों, बी, ये देखो ए, और यही रिजल्टेंट वेक्टर है आर। यही चीज है ना, ट्रायंगल वेक्टर का ही, सॉरी ट्रायंगल लॉ का ही पैरेललोग्राम जो लॉ है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है। समझ में आई बात है यहां से? तो ये दो मेथड हैं, दोनों से क्या रिजल्ट अलग आएगा, क्वेश्चन आनी चाहिए दिमाग में आपके क्वेश्चन, कि पैरेललोग्राम लॉ से और ट्रायंगल लॉ से अगर हम दोनों से ए और बी का एडिशन करेंगे तो क्या रिजल्ट अलग निकलेगा, ये आर वेक्टर अलग निकलेगा? नहीं, दोनों से सेम निकलेगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि ट्रायंगल लॉ जो है उसी को एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम लॉ निकाला गया है। समझ में आई बात बच्चों? अब बच्चों इसका ग्राफिकल, कैसे ग्राफिकल मेथड में यूज करते हैं ये देखते हैं। आपके पास कोई ए वेक्टर है, सपोज ये 3 न्यूटन है, ये बी वेक्टर ले लो, बी वेक्टर इज 3 न्यूटन। ए वेक्टर जो है वो है 5 न्यूटन, ले लिया मैंने ऐसे सपोज। अब क्या करोगे, 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। अब क्या करोगे, बी वेक्टर को आपने बना दिया, कितना सेंटीमीटर लाइन खींचोगे, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 न्यूटन है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर यहां पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया रहेगा आपको, सपोज थीटा दिया हुआ है, तो आप यहां पे प्रोटेक्टर से ए खींच लोगे। ए कितना खींचोगे बच्चों, 5 न्यूटन है तो 5 सेंटीमीटर, तो आपने इसको 5 सेंटीमीटर खींच लिया। अब क्या करोगे बच्चों, आप एक पैरेललोग्राम खुद से बना दोगे। पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे, इसके पैरेलल में ये होता है और सेम लेंथ का 3 सेंटीमीटर यहां पे आप कर दोगे, फिर इसके पैरेलल में इधर, ये आपने पैरेललोग्राम बना दिया, बना दिया। अब यहां से जो बच्चों लाइन, इसके जो ये कॉमन डायगोनल जो है, ये जो अटैच होगा यहां पे, ये जो कॉमन डायगोनल है, यहां से आप एक लाइन को ऐसे खींच दोगे। खींचने के बाद इस लाइन को मेजर करोगे, यही आर होगा बच्चों रिजल्टेंट। तो इसको सपोज आपने निकाला, ये थीटा है आपको पता है, ये आर निकाला आपने, जब आपने इसको स्केल से मेजर किया तो सपोज ये आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा पिछले में कितना आया था,
उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो 7.5 ले लिया हमने, 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बच्चों कि वो 7.5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड आया। अब इसका एंगल क्या होगा बच्चों, तो याद करो ट्रायंगल लॉ में इसको यहां पे जब शिफ्ट करते थे तो यही एंगल लेते थे, तो यही एंगल जो होगा इसका डायरेक्शन होगा जो बताएगा कि इस वेक्टर से इतने एंगल पे ये रिजल्टेंट वेक्टर है। समझ में आ गई बात। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ में हमेशा ये ध्यान देना है बच्चों कि जब टेल से टेल मिल रहा है कि नहीं, जिस दो वेक्टर को हम सम कर रहे हैं, जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, उसके टेल से टेल का मैच हो रहा है कि नहीं, ये पैरेललोग्राम लॉ में ध्यान देना है। ट्रायंगल लॉ में क्या ध्यान देना है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, ए प्लस बी कर रहे हैं तो ए का जो हेड है, बी का टेल, वो दोनों ज्वाइन होना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां दोनों का टेल ज्वाइन होना चाहिए, वहां पे एक का हेड दूसरे का टेल, ट्रायंगल लॉ में। ठीक है, ये था पैरेललोग्राम। अब बच्चों अगर बोल देता है कि दो नहीं, आपके पास 3 वेक्टर है, तब आप कैसे ऐड करोगे, ग्राफिकल मेथड से समझाता हूं। तीसरा, थर्ड है बच्चों पॉलीगॉन लॉ। जब आपके पास मान लिया 2 से ज्यादा वेक्टर हैं, तब आप कैसे ऐड करोगे। 2 वेक्टर हैं तो आप ऐड कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ लगा दो चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, आप ऐड कर सकते हो। जब आपके पास 3 वेक्टर होंगे बच्चों, तब आप क्या करोगे, जब आपके पास 3 वेक्टर होंगे तब आप उनको कैसे ऐड करोगे। तो उसके लिए ये लॉ आया, 3, 4, 5 जितने भी पॉलीगॉन, मतलब जितने ज्यादा वेक्टर हो बट वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो ये लॉ लगाएंगे। एक तरह से आप देखोगे बच्चों तो ट्रायंगल लॉ का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहां भी आप बोलोगे सर यहां भी एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, पैरेललोग्राम लॉ तो है ऑलरेडी एक्सटेंडेड फॉर्म है, बट यहां कैसे, बताता हूं, सब समझाता हूं। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है बच्चों, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। चलो इन चारों का सम कर दो, करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर, मैंने लिख दिया रिजल्टेंट वेक्टर, कुछ भी ले सकते हो, कस्टम है तो लिख दिया मैंने। अब ए वेक्टर को पहले सबसे पहले बनाया बच्चों, ए वेक्टर, बी वेक्टर को यहां शिफ्ट किया ट्यू, फिर उसका आफ्ट शिफ्ट ट्यू लगा दिया। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट करने के बाद किसी भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 2 पाई रेडियन रोटेशन हो या फिर पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड आफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं वेक्टर में। सी को क्या किया, ट्यू ट्यू और फिर यहां पर ट्यू, ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये ऐसे बन गया, समझ जाओ पैरेलल शिफ्ट किया। फिर इसको बच्चों पैरेलल शिफ्ट किया, ट्यू ट्यू यहां पे लाके लगा दिया। ये सब के मैग्नीट्यूड यहां पे सेम है बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा बड़ा है छोटा है, दिख रहा होगा छोटा बड़ा, बट सबके मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे मैंने लगा दिया। बच्चों ये क्या है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर का होगा, सेम लाइक ट्रायंगल लॉ की तरह। यहां देखो ए का ऑर्डर जो है सेम है, ए का हेड बी का टेल, बी का हेड सी का टेल, सी का हेड डी का टेल, तो ये क्या इसी ऑर्डर में होना चाहिए था, नहीं, ट्रायंगल लॉ की तरह ये अपोजिट ऑर्डर में रहेगा। यहां पे भी पॉलीगॉन लॉ की तरह भी ये बात ध्यान रखो कि जैसे ट्रायंगल लॉ में हम कैसे करते थे कि एक जो रिजल्टेंट होता था वो अपोजिट ऑर्डर का होता है, उसी तरह पॉलीगॉन लॉ में भी जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर का होगा। यहां भी नोट करके लिख लो 3 स्टार। रिजल्टेंट ऑफ polygon law will be of opposite order। ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा ट्रायंगल लॉ की तरह अपोजिट होगा, बट पैरेललोग्राम लॉ में कुछ अलग होता है। मैंने बताया था कि दोनों का टेल ज्वाइन करता है, ठीक है, उसके बीच से एक कॉमन डायगोनल जो होता है वो होता है रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब मुझसे अगर आप पूछते हो कि सर ये सी तो आपने चलो सिंपल ले लिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, अगर सी में ऐसा ले लेता तो क्या होता, अगर सी वेक्टर ऐसा होता तो क्या होता। तो यहां तक तो बात बच्चों सेम होती, बी वेक्टर तक बात सेम होती।
अब इसको यहां पे पैरेलल शिफ्ट ट्यूं ट्यूं ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये हो गया सी वेक्टर। अब डी वेक्टर को करना है, लेकिन ऑर्डर सेम रखोगे, ऑर्डर चेंज नहीं करोगे। इसी बात को मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑर्डर जो है हमेशा सेम रखोगे पॉलीगॉन लॉ में, और ट्रायंगल लॉ में भी ऑर्डर सेम रखोगे। जिनको ऐड कर रहे हो आप, रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर का होगा। क्यों होगा ये भी मैं समझा रहा हूं, अभी समझाने वाला हूं इसके बाद क्यों होगा ये भी समझा रहा हूं, जो ट्रायंगल लॉ में भी ये मैं समझा रहा हूं। तो सी यहां पे ऐसा हुआ। अब डी बच्चों यहां पे डी का टेल जो है सी के हेड से ज्वाइन होगा, तो इसको शिफ्ट किया, ट्यूं यहां आ गया, चलो शिफ्ट हो गया यहां पे, ये हो गया डी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए के टेल से जाएगा और डी के हेड पे मिलेगा, दिस इज रिजल्टेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? क्यों? ठीक है, सबको एक ऑर्डर में लेना है, ये देखो ऑर्डर सेम लेना है, हमेशा धारा के साथ चलना है, नदी की धारा के साथ चलना है, ऐसे ध्यान रखो। तो ये बह रही है धारा, इसी के साथ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लेकिन जब रिजल्टेंट आने वाला होगा तो वहां पे धारा के विपरीत चले जाना, अपोजिट टू स्ट्रीम चले जाना, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट। अब इसको ग्राफिकल में कैसे जोड़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन। तो बच्चों ये ए जो वेक्टर है ये कुछ एंगल के साथ है, यहां सबका कुछ ना कुछ एंगल है बना हुआ, कुछ एंगल है यहां, कुछ एंगल है यहां। तो आप क्या करोगे, ये एंगल जैसे ये 5 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, सपोज ये 4 न्यूटन है, इन सबको ऐड करना है, डिफरेंट डिफरेंट। क्यों इसका हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे इतने सारे फोर्स लगने लगे। सपोज एक फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, ए, बी ऐसे लग रहा है, सी जो है वो ऐसे लग रहा है, डी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे कोई फोर्स लग रहा है। तो इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम पॉलीगॉन लॉ पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, ऐसे और ऐसे। तो समझ जाओ कि अगर ये कोई ब्लॉक है, जैसे मैंने बताया था कि दो दोस्त खींच रहे हैं इसको, तो ये ऐसे बीच में जाएगा रिजल्टेंट। तो ऐसे ये दो वेक्टर था पैरेललोग्राम लॉ में, और ये पैरेललोग्राम ऐसे बन जा रहा था। अच्छे से बना देता हूं, नहीं तो बोलोगे आप सर कितना गंदा डायग्राम है। ठीक है, ऐसे था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बीच वाला था। उसी तरह ये दो फोर्स लगे हुए थे, तो उनका रिजल्टेंट ये था। उसी तरह पॉलीगॉन लॉ में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, उनका एडिशन है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसका ग्राफिकल में कैसे करेंगे बच्चों, तो ये 5 न्यूटन है, तो 5 सेंटीमीटर इसको खींच लिया हमने, बी को 6 सेंटीमीटर खींच लिया, एंगल देख लिया, उसका एंगल कितना है, एक्स एक्सिस के साथ देख लो या फिर कोई भी एंगल देख लो, एग्जैक्टली लेकिन वही रहना चाहिए, पैरेलल शिफ्ट ही कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि कुछ और एंगल चेंज कर देना। सी जो है उसको भी आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे एंगल आपने देख लिया कि क्या है, लगा दिया, 3 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया, 3 न्यूटन है तो 4 न्यूटन है, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करोगे, आप यहां से यहां सीधा जोड़ दोगे, स्केल से ऐसे रख के देख लोगे, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इन सब का रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसका जो एंगल होगा बच्चों, एंगल, दिस एंगल, एंगल बोल दो इससे, ए के साथ बोल दो, या फिर अगर एक्स एक्सिस के साथ आप ले रहे हो तो उसके साथ ले लो, तो आप बता सकते हो इसका डायरेक्शन क्या होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का। चलो यहां तक समझ में आई बात बच्चों, पॉलीगॉन लॉ, कि हम इसका ग्राफिकल में कैसे देखेंगे। बिना कैलकुलेशन का हमने देख लिया, बिना कैलकुलेशन का ट्रायंगल लॉ भी देख लिया, पैरेललोग्राम लॉ भी देख लिया, और पॉलीगॉन लॉ भी देख लिया। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये अपोजिट ऑर्डर में हमने लिया क्यों, आता है क्वेश्चन कि ये अपोजिट ऑर्डर में आपने क्यों लिया सर, क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से, क्यों लिया आपने। जैसे कोई एक वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है, माइनस ए क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मैंने पिछले क्लास में बताया कि मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अगर ए ये वेक्टर है तो माइनस ए ये वेक्टर होगा। अब मैं फील कराता हूं कि ये रिजल्टेंट जो है ये अपोजिट ऑर्डर का क्यों लेते हैं। हमने ट्रायंगल लॉ में भी लिया था और पॉलीगॉन लॉ में भी लिया है, तभी मैं जस्ट फील कराता हूं इसको, देखो कैसे। जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस डी प्लस माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस को यहां कर दिया, माइनस आर वेक्टर लिख सकते हैं। अब बच्चों एक चीज समझो, ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर सपोज ऐसा है, डी वेक्टर सी वेक्टर सपोज ऐसा है, डी वेक्टर ऐसा है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो आर वेक्टर होगा। ये बात तो क्लियर है? सब धारा के एक साथ बह रहे हैं, देखो नदी की धारा के साथ एक साथ बह रहे हैं, तो ये जो होता है रिजल्टेंट, ये अपोजिट ऑर्डर का होता है। सबका ऑर्डर एक जैसा है। देखो इसका हेड इसके टेल के साथ है, इसका हेड इसके टेल के साथ है, इसका हेड इसके टेल के साथ है, तो जो रिजल्टेंट होगा ये आर, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये जो रिजल्टेंट है ये देखो अपोजिट है। धारा ऐसे बह रही थी, नदी की धारा ऐसे बह रही थी, ऐसे, ये देखो बह रही है ऐसे, बट यहां पर रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर का होगा। अब प्रूफ करता हूं कि ऐसा क्यों। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसको डायरेक्शन इसका अपोजिट कर देता हूं, जैसे मैंने यहां किया, कर दिया मैंने अपोजिट डायरेक्शन, सपोज इसका टेल ऐसे कर दिया और हेड ऐसे कर दिया, तो यहां पे माइनस लगा सकता हूं। अब ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, केवल इस पे ध्यान दो। ऐसा लिख सकता हूं, अगर आर ऐसे था, माइनस आर करके मैंने ऐसे लिख सकता हूं इसको। इसका क्या मतलब है कि अगर यहां पे आर होता तो ये ऐसा ही होता। अब देखो बच्चों, यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। कैसे लिख सकते हैं? फील करो, यहां पे फील करो, ये देखो ये सब धारा के एक साथ बह रहे हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट जो पहले था उसको भूल जाओ अभी, वो भी धारा के साथ ही बह रहा है। मतलब सब यहां पे जितने हैं सब एक धारा में बह रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों यहां पे, ये आर के पास जो रिजल्टेंट होगा, सपोज इसको ई वेक्टर ले लेता हूं मैं, बराबर कर लेता हूं ई वेक्टर के, ये ई वेक्टर के बराबर है, क्योंकि माइनस देने से आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं ई वेक्टर इसको ले लिया। ठीक है, तो ये सब एक ऑर्डर के हैं, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, ई वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल। फिर से सुनो, यहां रिजल्टेंट क्या होगा, ई वेक्टर का हेड और ए का टेल, जो यहां पे अटैच हो रहा है, जो यहां पे ज्वाइन हो रहा है, वही रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब है यहां पे कुछ वेक्टर बनेगा ही नहीं। देखो ए का टेल और ई का हेड, ए का टेल और ई का हेड, ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर गए हैं, तो रिजल्टेंट क्या है, नल वेक्टर है। रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस यहां पे ई वेक्टर लिया, ये सब एक में है, ऑर्डर में एक ही ऑर्डर है सबका, तो यहां जो रिजल्टेंट होगा वो ई का हेड होगा और ए का टेल होगा। बट यहां क्या आप ई के हेड और ए के टेल के बीच में कोई वेक्टर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को यहां पे ज्वाइन कर गए, मतलब ये क्लोज लूप है। इसका मतलब है कि यहां पे जो रिजल्टेंट बनेगा इन सबको ऐड करने के बाद वो 0 होगा, एक नल वेक्टर बनेगा। फील आया? फील आया? ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये भी एक कोई वेक्टर है, और सेम ऑर्डर का ये भी वेक्टर ले लो। अब सबको ऐड कर दो, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ एक वेक्टर होगा, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा ये देखते हैं। तो उसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो डी का हेड और ए के टेल के बीच में होना चाहिए। अगर इस दोनों के बीच में कोई गैप होता तो हम बोल सकते थे, मान लिया ए ऐसा होता, ए ऐसा होता और ये डी होता, तो रिजल्टेंट बोलते ना कि ये है रिजल्टेंट, दिस वन इज रिजल्टेंट आर। लेकिन अगर इसका ए का
अगर ए का टेल डी के टेल के साथ जोड़ दो, इसको यहां से ट्यून यहां ले आओ, ऐसा ले आओ, ऐसा कर दो ए, तो जो रिजल्टेंट है यहां क्या है, नल वेक्टर है, कुछ भी नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, बन ही नहीं सकता है, इसलिए लिख सकते हैं यहां पे कि ये 0 होगा। ये सबको ऐड कर दोगे, अगर वो एक ऑर्डर में सारे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं और सब एक ऑर्डर में एडिशन हुआ है, एक ऑर्डर में एडिशन हुआ है, ये इस बात पे ध्यान देना, सारे का ऑर्डर जो है सेम है, देख रहे हो, एक जहां से चल रहे हैं वहीं पे पहुंच जा रहे हैं एक ऑर्डर में, तो उसका एडिशन 0 होगा। फील आ गया? रिजल्टेंट होना चाहिए था यहां पे, ए का जो टेल होता है और डी का जो हेड होता है वही रिजल्टेंट बनाता है, लेकिन यहां तो दोनों ज्वाइन हो गए, ए का टेल और डी का हेड जो है दोनों ज्वाइन हो गए, तो अगर वहां कोई वेक्टर बनता ही है तो वो नल वेक्टर बनेगा जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा। फील आ गया बच्चों? तो यहां पे बच्चों, यहां पे सेम, अब ये सब भूल जाओ, यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर का रिजल्टेंट आ रहा था आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो मैंने माइनस आर करके क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन कर दिया। अब माइनस आर को सबके साथ जोड़ दिया, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अभी हमने क्या किया है, माइनस आर को ई वेक्टर मान दिया है, तो इसको इधर ले जाते हैं, माइनस ई वेक्टर हो जाएगा ये बात हो जाएगी, पक्की सी बात है, ये ई वेक्टर है, ठीक है। अब ई वेक्टर क्या है, माइनस आर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आर हो गया, तो आर का डायरेक्शन यहां देखो, माइनस आर का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, तो प्लस आर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। तो प्लस आर किसके बराबर है, ये सब के बराबर में आ गया, देख रहे हो, प्लस आर ए बी सी डी सबका समेशन सबका वेक्टर का कर दो, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आर वेक्टर है। तो यहां से प्रूफ हुआ बच्चों कि जो रिजल्टेंट होता है वो क्यों अपोजिट होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो क्यों अपोजिट होता है। चलो इसको छोटा सा और समराइज कर देता हूं मैं, ताकि आपका थोड़ा बहुत भी जो कंफ्यूजन रह गया वो निकल जाए। सपोज ये आर वेक्टर है, ऐसा है कुछ, ये सब भूल जाओ अभी। कुछ ऐसा डायग्राम है जो ए से शुरू हो रहा है, यहां से लेके डी के हेड तक ऑर्डर सबका बराबर है, यहां से नदी बहना शुरू हुई और यहां पे डी तक पहुंच गई, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। ये बात तो पक्की है पॉलीगॉन लॉ से। क्यों है ये समझा दे रहा हूं फिर से। आर को ऐसा लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आर। ये क्यों लिखा गया है इसी को मैं एक्सप्लेन फिर से कर रहा हूं। यहाँ पे देखो बच्चों कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ऐसा है, और ये है ई वेक्टर, मान लो ई वेक्टर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं बताता हूं, ई का जो हेड होगा और ए का जो टेल होगा, उन दोनों के बीच में जो वेक्टर होगा वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर का सम होगा। तो इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है वो तो नल है, ए का जो टेल है और डी ई का जो हेड है, इन दोनों के बीच में कौन सा वेक्टर है, कोई वेक्टर बन ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, कोई स्पेस ही नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहां वेक्टर बन ही नहीं सकता है, ये एक क्लोज लूप में है। तो ई को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। तो माइनस ई वेक्टर क्या होता है बच्चों, ई वेक्टर अगर ये है तो माइनस ई वेक्टर जो होगा वो ये होगा, तो इसी को आर वेक्टर बोल दिया गया, रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को आर वेक्टर बोल दिया गया, माइनस ई को। अब देखो आर वेक्टर का जो ऑर्डर है वो अपोजिट होगा ए से बी से सी से डी से, मतलब ए बी सी डी का जो ऑर्डर है उससे अपोजिट होगा आर का। समझ में आ गई बात। यहां पे
कंफ्यूजन क्लियर हुआ? चलो ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों कि दो वेक्टर को जब हम ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐसे कर सकते हैं। बोलोगे सर नॉर्मल एडिशन में तो ऐसा कर सकते हैं, बट वेक्टर को करते समय हमेशा डाउट आता है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ए वेक्टर को बी से जोड़ेंगे तो बी को ए से जब ऐड करेंगे तो सेम होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कहीं डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो चलो देखते हैं इसको। जैसे हमने ए और बी वेक्टर को ऐड किया था पैरेललोग्राम लॉ में, याद करो, तो उसका टेल से टेल मिला दिया हमने, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम, ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आर। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यहां से पता चल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये बात पता चल रहा है। या फिर ऐसे भी देखो, बी को यहां पे उठा के शिफ्ट किया यहां पे, तो बी जब यहां पे शिफ्ट होगा तो उसका हेड उस तरफ होगा, यहां देखो ऊपर की तरफ हेड है, ऐसे है, तो ये ऐसे शिफ्ट होगा, पैरेलल शिफ्ट। तो ए प्लस ये बी हो गया, ये देखो ट्रायंगल लॉ हो गया, ए और बी सेम धारा में बह रहे हैं, लेकिन आर जो है वो अपोजिट है, तो ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इजकल टू आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ए को पैरेलल शिफ्ट, अब दूसरा कंडीशन, ए को पैरेलल शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, तो इसका हेड किधर है, उधर, तो ऐसा हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये ट्रायंगल में देखो, तो ये धारा सेम बह रही है, ऐसे गया फिर इधर मुड़ गया, ठीक है। यहां पे रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट है, तो कह सकते हैं बी प्लस ए इजकल टू आर, सो बी प्लस ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इजकल टू आर है, बी प्लस ए इजकल टू आर है, सो ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। तो यही हुआ बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ होता है, वो भी समझ लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इसमें बोलता है बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, जिसमें b प्लस सी को पहले ऐड कर दो फिर उसको a में ऐड करो, तो वो सेम होगा जो a और b में हम ऐड करेंगे और प्लस c करेंगे, ऐसा होता है। तो ये सेम होता है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो तीन वेक्टर ले लो, तो तीन वेक्टर है यहाँ पे, तो कौन सा लॉ लगाएंगे, पॉलीगॉन लॉ। तो हमने लगाया पॉलीगॉन लॉ। सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये कोई वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर हो गया बच्चों ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बताया था कि जो धारा के साथ बह रहे हैं उनके अपोजिट होता है, तो दिस इज आर। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ये जो है ये, अब बताओ ए और बी धारा के साथ बह रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी, धारा के अपोजिट। धारा धारा इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि आपको समझ में आ जाए, हमेशा नदी बहा देना, आप नदी को बहा देना, आप समझ में आ जाएगा आपको। पानी ऐसा बहना शुरू हुआ तो ऐसे ही जाएगा ना, तो इसलिए मैं बार बार धारा बोल रहा हूं, बट ये ऑर्डर बोला जाएगा कि ऑर्डर इसका सेम है, ए का और बी का देखो ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर जो है अपोजिट है, ए प्लस बी का, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि ए प्लस बी में सी को ऐड करने से आर वेक्टर आता है कि नहीं, देखते हैं। तो देखो ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या है, ये, सी उसी सेम ऑर्डर में है, सेम धारा में बह रहा है, ये ऐसे गया और सेम धारा में बह रहा है, तो ये आर हुआ। तो आर को हम लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी, पहले हमने ए प्लस बी को ऐड कर लिया है, ए प्लस बी को हमने यहां ऐड करके ए प्लस बी बना लिया, ठीक है। उसमें सी को ऐड कर रहे हैं तो आर वेक्टर आया, यहां तक तो आर वेक्टर आ गया। अब क्या बोलता है, बी प्लस सी को ऐड कर दो, ठीक है। चलो इसको मिटा दें,
ये जो रिजल्टेंट निकाला था ए प्लस बी का, उसको हटा दिया। अब बी प्लस सी को ऐड कर देते हैं, तो हमने ऐड किया ऐसे। अब देखो बी किस धारा में बह रहा है, उधर। सेम ऑर्डर है सी का, यस सेम ऑर्डर है, उसी तरफ जा रहा है, लेकिन आर जो है उसका अपोजिट है। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया बच्चों बी प्लस सी वेक्टर हो गया। अब क्या बोल रहा है, बी प्लस सी में ए को ऐड कर दो। ए वेक्टर को ध्यान दो, ए वेक्टर का किधर है डायरेक्शन, इस तरफ है। बी प्लस सी का किधर है, इस तरफ है। तो बहुत बढ़िया, ए के साथ फ्लो में बह रहा है ए बी प्लस सी। तो आर वेक्टर क्या है, इसका जो रिजल्टेंट है, इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, बस इस ट्रायंगल पे। तो इसमें ए जो है इस तरफ है, ऐसे जा रहा है। बी प्लस सी वो भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। ए में बी प्लस सी को जोड़ दिया, ए में बी प्लस सी को जोड़ दिया। बी प्लस सी तो निकाल ही लिया बच्चों बी प्लस सी से। और आर जो है दोनों का, ये देखो इस धारा के अपोजिट है आर, तो इसको भी आर लिख सकते हैं। अब ये देखो ये दोनों सेम हो गए, आर ये है, आर ये है। तो बच्चों यहां से पता चल जाता है कि दिस इज इक्वल टू दिस। देख लो, ए प्लस बी फिर प्लस सी, ए प्लस बी फिर प्लस सी, यहां ए बी प्लस सी। सो यहां से प्रूफ हो गया बच्चों, दिस वन इज प्रूव्ड। सो यहां पे जाके बच्चों आपका ग्राफिकल मेथड जो है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में। ठीक है, चलो, जय हिंद।